दोस्तों बात करें अगर हम 28 जनवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और चाइना के रिश्ते बेहतर होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी और साथ साथ जो चाइना के काउंटर पार्ट हैं, इनके बीच में जो मुलाकात हुई ना, इसमें यही डिसाइड हुआ कि कैसे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और बेहतर किए जा सकते हैं। दोनों देशों ने ये डिसाइड किया है कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो रिज्यूम होंगी, साथ साथ जो वीजाज हैं वो इश्यूज किए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, जो मानसरोवर पिलग्रिमेज की यात्रा होती है ना, वो इस साल समर में स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो चाइना के आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा ये भी बोला गया कि दोनों देशों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए एंड साथ ही जो म्यूचुअल सस्पिशन और एस्ट्रेंजमेंट की जो भावना है ना, इसको एक तरह से खत्म करना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें भारत और चाइना की, तो दरअसल में दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे वो 1 अप्रैल 1950 इस दिन को एस्टेब्लिश हुए थे। अब इस साल हम 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और चाइना के रिश्तों का, तो डेफिनेटली रिश्ते कैसे बेहतर हों इसकी तरफ दोनों देशों का ध्यान है। साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो चाइना है ना, उसने यहाँ पर ये भी बोला है कि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है, राइट, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर चाइना शेयर करने की यहाँ पे बात कर रहा है, जो काफी सालों से चाइना ने नहीं दिया। तो यानी कि क्लियरली ये दिख रहा है कि दोनों देशों की कोशिश है कि आपस में रिश्ते और कैसे बेहतर किए जा पाए। दोस्तों डेट है आज की 28 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है वो अब आपके शहर इंदौर में भी आ चुका है। तो आप सभी लोग 1 फरवरी को हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेमिनार के अंदर एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा सेंटर होगा उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों 4 बजे आप जुड़ सकते हैं 1 फरवरी को। इसका जो पूरा का पूरा जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो डेफिनेटली आप सभी से हम बहुत ही ईगर हैं आप सबसे मिलने के लिए 1 फरवरी को। इसके साथ ही दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। तो इस उपलक्ष्य के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज का जो लिंक है वो भी आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन के साथ। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है रिपब्लिक डे परेड के बारे में। दोस्तों रिपब्लिक डे परेड इस बार हुई 76 रिपब्लिक डे परेड, बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी होंगी। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि आखिर 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में अंतर क्या है। देखो अंतर सबको पता है कि सर हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को एंड उसी तरह से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। पर क्या कोई तरीका भी बदल जाता है किस तरह से हम फ्लैग को यूज करते हैं यहाँ पे? द आंसर इज यस। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त के दिन क्या होता है, फ्लैग होइस्ट किया जाता है। मतलब आपका ना जो भारत का फ्लैग होता है वो थोड़ा नीचे होता है एंड फिर उसको इस तरह से होस्ट करते करते हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। क्या मीनिंग हुआ इस चीज का कि ग्राउंड से टॉप तक आपने फ्लैग को रेज किया। ये क्या दर्शाता है सर? ये दर्शाता है कि भारत एक समय आजाद नहीं था। हम एक तरह से इंडिया ने स्ट्रगल करी है इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये जो मूवमेंट है ना नीचे से लेकर ऊपर तक जाने का, ये भारत की स्ट्रगल को दर्शाता है। एंड आप जानते ही होंगे कि ये जो फ्लैग होइस्टिंग होती है ना, ये कौन मेजर इसका होता है? दैट इज प्रधानमंत्री जी। यहाँ पर आपके ये परफॉर्म किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपकी 26 जनवरी की, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो, इसको फ्लैग होइस्टिंग नहीं कहते, इसको बोलते हैं आपकी फ्लैग अनफर्लिंग। अनफर्लिंग का मतलब क्या? देखो आपका जो फ्लैग होता है वो ऊपर ही होता है, बस इसको एक तरह से अनफर्ल किया जाता है, ऐसे ही ओपन अप हो जाएगा एंड हमारा भारत का जो झंडा है वो हमें यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। तो फर्क समझ आया? एक में था इंडिपेंडेंस डे में था कि फ्लैग नीचे से ऊपर तक लेके जाया जाएगा, 26 जनवरी आपका फ्लैग ऊपर ही है, बस एक ट्रांजिशन हुआ है। ये जो आपका फ्लैग का अनफर्ल होना ना, ये दरअसल में दर्शाता है कि भारत कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, किस तरह से हमने अपने रिपब्लिक के अंदर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए हैं ऑन 26 जनवरी 1950। ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी जो इवेंट लीड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया एंड किस तरह से दोनों का फर्क क्या है। इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होइस्टिंग एंड रिपब्लिक डे के ऊपर फ्लैग अनफर्लिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलो सर ये बात तो समझ आई, और क्या क्या हुआ इस बार के 26 जनवरी के अंदर? दोस्तों 26 जनवरी का इस बार का जो थीम था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, है ना, एक तरह से हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ हमें 16 टोटल टैब्लू देखने को मिले अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के एंड 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के भी आपके परेड का ही वो हिस्सा थे।
इसके अलावा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आपका पहला ट्राई सर्विस टैब्लो आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज शक्त एंड सुरक्षित भारत। एक तरह से आपका लैंड वाटर एयर के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे एक सिंक्रोनाइज बैटलफील्ड है उसको यहाँ पे शोकेस किया गया। कुछ एक स्टेट्स के जो टैब्ल्यू थे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे कि कुंभ मेला अभी भी चल रहा है, तो उसी को डिपिक्ट किया गया उत्तर प्रदेश के टैब्ल्यू के अंदर। एंड साथ ही साथ जो समुद्र मंथन है ना, यानी कि जो आपके एक हिंदू मिथ आपको देखने को मिलता है, जो गॉड्स और डीमंस जो ओशन को चर्न कर रहे थे ताकि अमृत को यहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर पाए, वो भी आपको इस टैब्ल्यू में देखने को मिल गया। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो चीतास के रिवाइवल जो कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हुआ है उसको हाईलाइट किया गया। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो इतिकोपा बमोलू जो कि इको फ्रेंडली वुडन टॉयज हैं इस पर्टिकुलर रीजन के, उनको शोकेस किया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ही बड़ी हाईलाइट बन के आई। इसके अलावा कुछ एक मिसाइल्स भी थी, हमने ये सारी की सारी मिसाइल्स पिछले दिनों के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब सबका मीनिंग आपको पता है, सुपरसोनिक का मतलब जो स्पीड साउंड से ज्यादा होती है, तो यानी कि यहाँ पे आपकी ब्रह्मोस की स्पीड है लगभग 2.8 टू 3 मैक के बीच में। एंड इसको डेवलप किसने किया है? भारत और रशिया ने मिलकर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा रिवर से ये नाम जो आया है। इसके साथ साथ इसका देखो पहले रेंज इसकी कम हुआ करती थी, पर अलग अलग जो वर्जन आए हैं वहां पर इसकी रेंज को अपग्रेड करते रहे हैं। अब ये लगभग आपको 500 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी यहाँ पर फीचर किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम हो गया, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप 12 रॉकेट्स इकट्ठे फायर कर सकते हो 44 सेकंड्स के अंदर। तो ये भी आपका पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा BM-21 ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम ही है। यहाँ पर भी ये दरअसल में सोवियत सिस्टम का एक इंडिजिनाइज्ड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो 20 से भी कम सेकंड के अंदर आपके 40 रॉकेट्स फायर करता है। उसके अलावा आपकी प्रलय, ठीक है, ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। मैंने बताया था क्वासी बैलिस्टिक का मतलब भी, कुछ फीचर इसके बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हैं, कुछ फीचर आपके इसके आपके जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ये आपका ग्रेविटी के थ्रू ही होता है, पर एंड में जाके अगर इसको मैन्यूवर करना हो तो मैन्यूवरिंग भी यहाँ पर डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी होती है। इसी वजह से इसको क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी आप नोटिस कर पाओगे कि ये सब चीजें चलो मिसाइल्स के बारे में होगी, बट और अगर हम बात करें ना, तो ये टैब्लू आखिर डिसाइड कैसे होते हैं? दरअसल में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, वो ओवरसी करता है कि कौन सा टैब्लू यहाँ पे होगा, कौन सा नहीं होगा। तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेट अस से स्टेट्स, यूटीज या सेंट्रल मिनिस्ट्री, वो एक तरह का कंसेप्ट नोट सबमिट करती हैं एंड फिर ब्लूप्रिंट देती हैं। फिर ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है, एक कमेटी को अपॉइंट कर देता है। ये कमेटी देखती है, आर्ट कल्चर डिजाइन इनका आइडिया होता है, एंड उसके बेसिस के ऊपर फिर वो कमेटी ही फाइनल अथॉरिटी और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे करती है। तो सिलेक्शन की ना अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, आपके जो भी प्रपोजल्स या स्केचेस हैं उनको अवेल्युएट किया जाएगा, फिर उनके 3D मॉडल्स को असेस किया जाएगा। अगर कुछ लगता है कि नहीं उसको और बेहतर करने, कुछ अप्रूवल, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस किए जाते हैं। एंड अगर कोई ऐसा टैब्लू होता है जो काफी आपकी आंखों को अपील करता है, कुछ थीम के साथ बहुत ही रेलेवेंट है, पब्लिक इंपैक्ट कॉज करेगा, लोकल आर्टिस्ट उसमें होते हैं, फिर ऐसे को हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ टैब्लू। और इस बार का आप लोग जानते ही होंगे कि एक ना कोई कोई थीम होती है, जैसे विकसित भारत हो सकती है, या जैसे इस बार हमें कौन सी देखने को मिली, इस बार हमें थीम देखने को मिली सशक्त एंड सुरक्षित भारत। ये इस बार की हमें थीम देखने को मिली इस रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर। बाकी इसके साथ ही आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस रिपब्लिक डे के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी थे, है ना, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर थे, एंड डेफिनेटली इस बार के जो हमें चीफ गेस्ट देखने को मिलते हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आपको सुबांतियो जी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को शोकेस किया गया। फॉरेन कंटिजेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो जैसे 2016 में हमने फॉरेन कंटिजेंट स्टार्ट किया था ना कि फ्रेंच आर्मी थी, उसी तरह से इंडोनेशिया के कंटिजेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 352 मेंबर मार्चिंग एंड बैंड कंटिजेंट भी था, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट हमें देखने को मिला इंडोनेशिया से, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट का अराइवल जो ट्रेडिशनल बग्गी होती है उसी में ही हमें देखने को मिला। तो ये कुछ बातें थी इस बार की रिपब्लिक डे परेड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विप सिस्टम इन इंडियन पार्लियामेंट। दोस्तों हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो विप का सिस्टम है ये बड़ा ही खराब है, क्योंकि इससे पता क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोड़ा समझते हैं पहली बात तो ये विप होता क्या है। देखो विप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अंडरस्टैंड करनी है ना, कि विप का कहीं भी संविधान के अंदर, किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। किसी एक्ट के अंदर, कोई रूल्स और प्रोसीजर के अंदर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। ये बस एक कन्वेंशन है, ये एक प्रथा है जिसके माध्यम से हम विप सिस्टम को, मतलब जो चल रहा है,
ठीक है, तो कहीं पर मेंशन नहीं है, ये बस एक प्रथा चलती आ रही है, ठीक है। पर होता क्या है व्हिप? दोस्तों व्हिप एक तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि पार्टी मेंबर्स को दी जाती है कि उनको कैसे-कैसे वोट करना है। दरअसल में ना यहाँ पर आपके 3 तरह के व्हिप्स होते हैं। एक होता है वन लाइन व्हिप। वन लाइन व्हिप ना बहुत ही बेसिक लेवल का व्हिप होता है। यहाँ पर पार्टी क्या करेगी? पार्टी व्हिप इश्यू करेगी ताकि पार्टी मेंबर्स को वो बोल पाए कि एक वोट होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ बस बताया जा रहा है कि एक वोट होने वाला है। अगर आप चाहो तो उससे अब्सटेन भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली एक तरह का नोटिफिकेशन ही है कि अच्छा एक वोटिंग होने वाली है बस। टू लाइन व्हिप उससे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं कि भाई वोटिंग के समय आपको प्रेज़ेंट होना कंपल्सरी है। ये बस ये बोल रहा है कि आपको आना है उस दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है। पर किस डायरेक्शन में वोट करना है, ये वो स्पेसिफाई नहीं करता। पर अगर हम बात करें ना दोस्तों थ्री लाइन व्हिप की, ये अपने आप में सबसे स्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बोलते हैं कि आपको ऐसे ही वोट करना है, इसके अगेंस्ट आप वोट नहीं कर सकते। लेट अस से मैंने बोला कि इसके फेवर में वोट करना है ना, तो आपको फेवर में ही वोट करना होगा सारे के सारे पार्टी मेंबर्स को। आप ना ही वोट से एब्सटेन कर सकते हो वोट देने से, ना ही आप उसके अगेंस्ट वोट कर सकते हो। आपको फेवर में ही वोट डालना होगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, तो उस समय थ्री लाइन व्हिप नॉर्मली जारी किया जाता है। अगर मान लो कोई मेंबर इसको वायलेट कर दे, अगर इसको ना माने तो यहाँ पर ना जो भी पार्टी का लीडर है, वो बोल सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो हाउस के होंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से यहाँ पर उसको आपका एक तरह से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में कुछ और सवाल आ रहे होंगे कि सर इसका कोई हिस्ट्री कैसी है? देखो हमारी जो कंट्री की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, उसी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। हालाँकि जो व्हिप का जो सिस्टम है ना, वो हमें इंग्लैंड से देखने को मिलता है। दरअसल में ना एक ना व्हिपर इन था, ठीक है? बेसिकली जो आपके अलग-अलग आपके जो पशु होते हैं, कई बार उनको भी एक लाइन में रखने के लिए एक तरह से व्हिप्स का इस्तेमाल होता था। व्हिप्स मतलब ये तो वर्ड बाद में बन गया, पर सब एक लाइन में काम करें, उसके लिए वहाँ से वर्ड आया है ये व्हिप, ठीक है? बाकी इसके अलावा एडमंड बर्क की हम बात करें, उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म को पॉपुलराइज़ किया कि कैसे पार्टी मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है फॉर वोटिंग, ये था व्हिप का सिस्टम। बाकी व्हिप सिस्टम कैसे इंडिया में कैसे इन्फोर्स होता है, तो जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो उसी का काम रहता है कि कैसे वो व्हिप सिस्टम को यहाँ पे एनफोर्स करें। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर हम सरकार की बात करें, तो सरकार के लिए जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं ना, ये लोकसभा के अंदर चीफ व्हिप की तरह काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर, तो वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स होंगे हैं, वो गवर्नमेंट के चीफ व्हिप की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो यानी कि दोनों में होते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसी तरह से अलग-अलग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके भी अपने-अपने यहाँ व्हिप्स देखने को मिल जाएँगे। तो आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से व्हिप सिस्टम की डेफिनिटली काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो लेट अस से कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके रिगार्डिंग वोटिंग होनी है, तो व्हिप सिस्टम हेल्प करेगा आपको वो चीज़ पास करवाने के अंदर। अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो आपकी सरकार गिर ना जाए, वहाँ पर डेफिनिटली इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हिप का। इसके अलावा पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए, क्योंकि अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी से ऐसे-ऐसे वोट करता रहेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी पार्टी आइडियोलॉजी को एनफोर्स करना हो गया एंड लेजिस्लेशन को पास करवाने के लिए व्हिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये तो हो गए इसके पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स में पता क्या होता है? नेगेटिव्स में यही जैसे आपके जगदीप धनखड़ जी ने कहा ना कि देखो यार, अगर हो सकता है मैं एक एमपी हूँ, हो सकता है मैं एक एमएलए हूँ एंड मेरी खुद की भी तो एक सोच हो सकती है पार्टी के विरुद्ध। मतलब पार्टी की हो सकता है कुछ और सोच हो, मेरी सोच हो सकता है मेरी अपनी लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके हिसाब से हो। तो मुझे ज़बरदस्ती ना उनकी बात माननी ही पड़ती है पार्टी की। और पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो होती ही नहीं है। 2-4 लोग एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा किसी पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग एंड फिर सारे के सारे एमपीज़ को वही बात माननी पड़ती है। तो एक एमपी की तो कोई बात खत्म, कोई सुनेगा ही नहीं, है ना? तो एक जो इंडिविजुअल एमपी है कहीं न कहीं उसका रोल भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है इस व्हिप की वजह से। ये बात अक्सर न्यूज़ में आती रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज़ ट्री चिनार फॉर सॉरी ट्री आधार फॉर चिनार। देखो आधार सब लोगों का होगा, कईयों का नहीं भी होगा, बट आप आधार सिस्टम जानते हो, ठीक है? अब ऐसा ही ना आधार सिस्टम हमने पेड़ों के लिए कर दिया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक सेंसस हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और चिनाब रीजन के अंदर चिनार ट्रीज का एंड वहां पर जहां-जहां हम जा रहे हैं ना, उन ट्रीज को हम इस तरह से आधार कार्ड एक तरह से देते जा रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं ट्री आधार। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका लाल चौक के अंदर आपको चिनार पेड़ देखने को मिलेगा ना, उसका नंबर ये है CGJK010088, ठीक है? अब एक्चुअल में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर ना आपका एक क्यूआर कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये क्यूआर कोड में पता क्या है, यहाँ पर पूरे के पूरे इस पेड़ के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएँगे, कि पहली बात तो इसकी हेल्थ कितनी है ना? इसकी एज कितनी हो चुकी है इस चिनार के पेड़ की, इसका ग्रोथ कैसे हो रही है, नहीं हो रही, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। तो कुछ भी इनके अंदर चेंजेज़ आएँगे, कुछ भी रिस्क फैक्टर्स होंगे,
उनके ऊपर काम करना हमारे कंजर्वेशनिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये ट्री आधार का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो कोई सिक्योरिटी ज़ोन है या नो गो एरिया है, वहाँ पर इस तरह से आधार टैगिंग नहीं हो रही, बाकी सारे पेड़ों को यहाँ पे जो चिनार के पेड़ हैं, उनको यहाँ पे टैग किया जा रहा है। तो थोड़ा-सा एक काम करते हैं, चिनार के पेड़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चिनार के पेड़ को ओरिएंटल प्लेन ट्री, मैपल ट्री इस नाम से भी जाना जाता है या फिर लोकली इसको बोइन के नाम से भी हम जानते हैं। अब चिनार का जो पेड़ है वो लगभग 30 मीटर की हाइट तक ग्रो करता है और इसका जो गर्थ है, गर्थ का मतलब होता है आपका जो ट्री का ट्रंक का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है? जो पूरा सर्कमफ्रेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, वो 10 से 15 मीटर का होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। बाकी काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, डेसिडुअस ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक एंजियोस्पर्म स्पीशीज़ है। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसा प्लांट कह सकते हो जहाँ पर जो सीड है ना सीड, वो फ्रूट के विदिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चिनार के केस में यही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 30 से 50 साल लगते हैं पूरी अपनी हाइट को रीच करने के लिए और अपना पूरा साइज को रीच करने के लिए लगभग 150 साल यहाँ पे लग जाते हैं। इनफैक्ट ना अगर हम बात करें जो ओल्डेस्ट चिनार पेड़ आपको देखने को मिला कश्मीर के अंदर, उसका माना जा रहा है कि वो लगभग 700 साल पुराना है, ठीक है? जो कि प्लांट किया गया था सूफी सेंट सईद कासिम शाह इन चट्टग्राम बुडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको यहाँ पे प्लांट किया गया था। बाकी ईस्टर्न हिमालयाज़ का आपको देखने को मिल जाएगा एंड डेफिनिटली कूल क्लाइमेट हो गया विद सफिशिएंट वाटर जहाँ पर होता है, वहाँ पर आपको ये चिनार के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो जम्मू की चिनाब वैली हो गया, पीर पंजाल वैली, वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे एंड साथ-साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, इन पेड़ों के जो रंग है ना, वो सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि गर्मियों के समय के ऊपर आपको ये डीप ग्रीन देखने को मिल जाएँ, उसी तरह से हल्का-सा रेड कलर हो गया, एम्बर कलर हो गया, इस तरह से अलग-अलग येलो कलर हो गया। ये ऑटम के अंदर इस तरह से अलग-अलग रंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। अब इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में पता है क्या रखनी है? जैसे इन पेड़ों को देखो आप ज़रा, यहाँ पर एक तो इनकी जड़ें हैं, रूट्स, है ना? रूट्स के साथ-साथ इनकी जो ट्विग्स होते हैं जिनको हम टहनियाँ कहते हैं, है ना? शाखा जो होती है बेसिकली, उनको हम इस्तेमाल करते हैं डाई बनाने के अंदर, ठीक है? और जो इस पेड़ की लकड़ी होती है सर, उसका क्या इस्तेमाल होता है सर? उसको हम इंटीरियर फर्नीचर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके जो पत्ते हो गया, इसकी जो बार्क है ना? उसको हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि इससे मेडिसिन भी बन रही हैं, इससे फर्नीचर भी बनना है, इससे डाइस भी बननी है। तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूसेज है एंड इसी वजह से इसका डिक्लाइन भी हो रहा है। एक तो देखो हमने इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया हुआ है, पर फिर भी काटने वाले इसको लकड़ी के लिए काटते रहते हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत आ रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी दिक्कतें फेस हो रही हैं एंड साथ ही साथ कुछ पेस्ट एंड डिजीज़ की वजह से भी काफ़ी इसको यहाँ पे हमें एक नुकसान देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर ट्री आधार के माध्यम से इनको कंज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू पद्मा अवार्ड्स 2025। तो 2025 के लिए दोस्तों प्रेसिडेंट जी के द्वारा 139 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना दोस्तों, होता पता क्या है कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत में कौन सा है? वो तो है भारत रत्न, ठीक है? भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो है आपका पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आपको पद्म भूषण, फिर उसके बाद आपको पद्म श्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हाईएस्ट अवार्ड्स आपको भारत देश के अंदर सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। तो हुआ क्या दरअसल में 1954 के अंदर ये जो पद्मा अवार्ड्स है इनको इंस्टीट्यूट करा गया। हर साल दिए जाते हैं पर बीच में कुछ एक साल ऐसे थे जब यहाँ पर ये सस्पेंडेड थे, तो उन साल यहाँ पे नहीं दिए गए। तो हर साल रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर इनको अनाउंस किया जाता है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत कोई कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट कुछ अचीव करी है, उसको यहाँ पर इस तरह से इन तीनों अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, ये अवार्ड्स आपके अलग-अलग कैटेगरीज में हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, इन सभी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में पता क्या रखनी है कि कोई भी पर्सन हो, रेस, कोई ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स मैटर नहीं करता, सब लोग एलिजिबल होते हैं एक्सेप्ट द एक्सेप्शन इज व्हाट? एक्सेप्शन इज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो वो लोग जो पीएसयू में काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि अगर कोई सरकारी डॉक्टर है या सरकारी साइंटिस्ट है, वो एलिजिबल हो सकते हैं, पर इन जनरल अगर हम बात करें गवर्नमेंट सर्वेंट्स या जो पीएसयूज के साथ लोग काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होते। कोई भी इंसान किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, अपने आप को भी आप खुद भी नॉमिनेट कर सकते हो। बाकी जो आपके सरकार हैं, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यूटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब लोग भी नॉमिनेट करते हैं। जो भारत रत्न जिनको मिल रखा है या पद्म भूषण मिल रखा है, वो भी यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं किसी ना किसी बंदे को। इस तरह से कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस है, वो नॉमिनेट कर सकता है। तो आप नोटिस कर सकते हो किस तरह से जो
पद्मा अवार्ड कमेटी है ना, वो इन अवार्ड्स को डिसाइड करती है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिस कमेटी के अंदर आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, साथ साथ आपके होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, और 4 से 6 लोग जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो रिकमेंडेशंस जो होंगे वो फाइनली आपके होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जी के पास जाएंगे, एंड उस तरह से फिर पब्लिक डे के समय के ऊपर इनको अनाउंस किया जाता है। फिर बाद में जाके मार्च अप्रैल के महीने के अंदर राष्ट्रपति भवन उनको बुलाया जाता है, वहां पर सेरेमोनियल फंक्शन होता है, तब यहाँ पर इस तरह से ये अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो होता पता क्या है, लेट अस से किसी पर्सन को, मैंने आपको पहले तो इनका क्राइटेरिया बताया ना कि एक तो था पद्म विभूषण, मतलब सेकंड हाईएस्ट आफ्टर भारत रत्न, फिर उसके बाद आपको पद्म भूषण देखने को मिल जाएगा, फिर मिलेगा पद्मश्री। अब अगर मान लो किसी बंदे को पद्मश्री मिल गया, तो क्या अगले साल उसको पद्म भूषण भी मिल जाएगा? द आंसर इज नो। एक्चुअल में ना ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। लेटर से किसी को पद्मश्री मिल गया ना, तो 5 साल का गैप होना चाहिए पद्म भूषण मिलने के लिए, एंड 5 साल का गैप होना चाहिए पद्म विभूषण मिलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर साल ही किसी ना किसी को कुछ मिला जा रहा है, ताकि थोड़ा सा मतलब बाकी लोगों को भी मिल पाए ना, तो इसलिए नॉर्मली कम से कम 5 साल का गैप यहाँ पे दिया जाता है। पर क्या सर ये हमेशा ऐसा ही करना होगा? नहीं। देखो अगर मान लो कोई बहुत ही डिजर्विंग केस है, कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस आ गया, वहां पर लगता है कि नहीं यार पिछले साल ही दिया था पद्मश्री, इस साल इसका बनता है पद्म भूषण मिलना या पद्म भूषण मिलना, तो फिर उस एक्सेप्शनल केस के लिए दिया भी जा सकता है। तो कोशिश यही करी जाती है कि 5 साल का गैप हो, पर अगर एक्सेप्शनल केस लगता है तो वहां पर तब भी दिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें, एक बात आप और ध्यान में रखो, ये जो अवार्ड्स हैं ये पोस्टमसली भी दिए जा सकते हैं, किसी की डेथ के बाद भी उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। उसके अलावा कोई एनआरआई हो, कोई फॉरेनर हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसको भी दिया जा सकता है। पर टोटल जो अवार्ड्स होंगे वो 120 से ज्यादा नहीं होंगे। पर इसके अंदर हम जो इनकी डेथ होगी या जो फॉरेनर्स हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस बार टोटल कितने अवार्ड्स दिए जा रहे हैं? 139। तो 139 में 13 की डेथ हो चुकी है, 10 लोग जो हैं वो फॉरेनर्स एनआरआईज वगैरह हैं। तो ये जो 23 लोग हैं ना, इनको हटाएंगे पहले तो 139 में से 23 माइनस किया तो ये बना 116। तो 116 अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये जो नंबर है ना, पोस्टमस लोगों को हटाकर या एनआरआई फॉरेनर्स को हटाकर, ये नंबर जो आना चाहिए वो 120 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे ये जो अवार्ड है ये टाइटल की तरह नहीं होता, और इसको भी आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड्स। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है रिगार्डिंग नेशनल वोटर्स डे। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। हर साल 25 जनवरी 2025 को हम नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि दरअसल में हमारा जो ईसीआई है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हमने कब एस्टैब्लिश किया था सर? ये एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारा अगर संविधान, अगर हमारा रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करते हैं ना, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हमारा जो ईसीआई था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एस्टैब्लिश हो गया था। तो अब ना 25 जनवरी 2011 के बाद से हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है दैट इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक आपको कॉफी टेबल बुक देखने को मिलेगी, इंडिया वोट्स 2024 सैगा ऑफ डेमोक्रेसी, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी को दी गई। इसके साथ ही साथ जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने शेयर करी हैं अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा नेशनल वोटर्स डे के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। 2011 से हम इसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, 75 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 जो हमें देखने को मिलता है, तो भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हर सिटीजन को एम्पावर करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। बाकी इस पर्टिकुलर डे को नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल एंड आपके पोलिंग बूथ लेवल पे सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। एंड जो आपका वोट है वो आपका राइट भी है और आपकी एक जिम्मेदारी भी है, उसको ये हाईलाइट करता है। नए वोटर्स को रजिस्टर करने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, ताकि जो वोटिंग का अधिकार है वो यहाँ पे सबको मिल पाए। तो ये कुछ बातें थी जो हमें नेशनल वोटर्स डे के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने प्रेसिडेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर मैंने कल आपसे पूछा था लेक पिच के बारे में। दोस्तों लेक पिच की अगर हम बात करें ना, तो हमें यहाँ पर जो कैरेबियन सी है वहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें, हम बात करेंगे कौन सी कंट्री की? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। थोड़ा न्यूज़ में था त्रिनिदाद एंड टोबैगो, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी लग गई थी थोड़ा गैंग वॉर की वजह से। एंड वहीं पर आपको एक लेक पिच आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो दिस दिन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा जीईआरडी के बारे में, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या चीजें लिंक्ड है इसके साथ। ऑल दोस थिंग्स यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।
आज के आपको दोस्तों प्रोफेशनल न्यूज़ के क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू आपका एमएसपी। तो आप बता सकते हो एमएसपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क रहेगा वो है आपका विद रिगार्ड्स टू विंडफॉल टैक्स। इसको भी आप पढ़ के इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के रिगार्डिंग। दोस्तों पहली बात तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे ना इसकी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आपके फ्रूट्स की खेती होगी, आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपके मशरूम वगैरह हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, है ना, आपके परफ्यूम्स जो फ्लावर से कहीं ना कहीं बनते हैं। इस तरह जो अलग अलग चीजें होती हैं वो आपके यहाँ पे आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा स्कोप होता है फार्मर्स के लिए पैसे अर्न करने का। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो प्रोग्राम लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि अगर मान लो हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ क्रिटिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं तो वो हम उनको एड्रेस कर पाएँ एंड हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा पाए। तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। बात करें दोस्तों स्टेटमेंट 2 की, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, ये दरअसल में जो एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक 98 मिलियन डॉलर का एक लोन हुआ है, ठीक है, साइन हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अलॉन्ग विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये यहाँ पर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो थर्ड बिल्कुल ठीक है। अब पूछा था इसने कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो भाई इनकरेक्ट तो केवल एक ही था जो सेकंड वाला था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रमप्पा टेम्पल के बारे में। दोस्तों रमप्पा टेम्पल आपको पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, इसको हम लोग रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये आपका एक 13th सेंचुरी आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है इस टेम्पल के बारे में, कि दुनिया में शायद ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जिसको अपना जो नाम मिला है वो इसके आर्किटेक्ट के नाम के ऊपर मिला है, ठीक है। तो दरअसल में ना जो रमप्पा थे वो चीफ स्कल्प्टर थे इस पर्टिकुलर टेम्पल के। कौन से राजा के टाइम के ऊपर बनाया गया? ककतिया रूलर जो आपके ककाती गणपति देवा थे उनके टाइम के ऊपर यहाँ पे बनाया गया। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है जो टेम्पल है ना वो अर्थ प्रूफ आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। दरअसल में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कौन सी टेक्निक का? आपकी सैंड बॉक्स टेक्निक का। सैंड बॉक्स टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन पिट बनाई जाती है ना उसको फिल किया जाता है आपके सैंड लाइम के साथ, आपके जैगरी के साथ, एंड वहां पर एक लोकल फ्लूट होता है, माइलोबन फ्लूट हो गया, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका मिक्सर है ना ये अर्थक्वेक के केस में कुशन की तरह काम करता है। उसको अगर अर्थक्वेक आता भी है ना तो उसको यहाँ पे वो टैकल कर लेता है, मतलब उसके जो वेव, मतलब जो अर्थक्वेक वेव्स होती है ना उनको ऊपर तक नहीं पहुंचने देता ताकि नुकसान ना हो। तो ये सैंड बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एक तरह से अर्थ प्रूफ आर्किटेक्चर है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे आपका अर्थक्वेक आया भी था बट इसने बहुत अच्छे से विथस्टैंड कर लिया। तो ये बात भी आपको बताना चाहिए। बाकी ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को यहाँ पे डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि ये एकमात्र ऐसा ककतिया एरा का टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। दोस्तों एक्चुअल में ना अगर हम बात करें एक आपको 1000 पिलर टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा, दरअसल में उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि थर्ड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले दोनों आपको यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट कितनी सही है, आपको ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था विद रिगार्ड्स टू जीबीएस के बारे में, तो डेफिनेटली एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी जहां पर आपका इम्यून सिस्टम आपकी नर्व्स को अटैक करता है, ये बात ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आपका किसने रिलीज किया था? दोस्तों ये आपका नीति आयोग के द्वारा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी यूरोडोन प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जर्मनी, हाँ फ्रांस है बट यूके नहीं था, उसकी जगह इटली था और स्पेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूके यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।